नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। क्या मोदी के विरोध में देश हित को ताक पर रखा जा रहा है? क्या मोदी के विरोध में आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा है? क्या मोदी के विरोध में कट्टर सोच को हवा दी जा रही है? यह गंभीर सवाल है, इसलिए मैं आज इसे उठा रहा हूं क्योंकि मोदी विरोध का एजेंडा इतना ऑब्वियस हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि वो मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। ये बीजेपी नहीं, ये एनडीए नहीं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और ये बात कोई और नहीं, एक बड़े मुस्लिम धर्मगुरु की है जो कि कांग्रेस के बड़े समर्थक माने जाते हैं। वो एक ही सांस में मोदी को जालिम और हमास को हीरो बता रहे हैं। अपने देश में मोदी को तानाशाह बताया जाता है और गाजा वालों को सलाम भेजा जाता है। वैसे आज जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, कोई नवेली बात नहीं है। कांग्रेस के एक नेता तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान से मोदी को हटाने की अपील कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या मोदी विरोध का दायरा अब सीमा लांघ चुका है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कट्टर सोच लेकिन मोदी का विरोध, आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। कोई हमास को हीरो बता रहा है। आतंकवादी कैसे हो गया? कोई हमास के शासन वाले गाजा को लाखों सलाम भेज रहा है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है वो। कोई रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, तो उनके लिए हमारे दुआ करने से मैं कोई नहीं रोक सकता। तो कोई फिलिस्तीन के बहाने कश्मीर की आजादी का ख्वाब पाल रहा है। जब तक पैलेस्टीन, कश्मीर और ऐसे तमाम राज्य, तमाम कंट्रीज रिहा नहीं होते, आजाद नहीं होते, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। जरा सोचिए ये क्यों हो रहा है? गाजा या फिर हमास के समर्थन में खड़े ये तमाम चेहरे मोदी विरोध का पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ एक है, मोदी का विरोध। लेकिन भारत में आतंकियों का महिमा मंडन नई बात नहीं है। लालू यादव 2005 के बिहार चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आतंकी ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को अपने साथ लेकर चलते थे। लेकिन भारत में चल रही सियासत और हमास के समर्थन के बीच ईरान के सबसे पावरफुल धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामेनी ने दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाते हुए कहा है, दुनिया के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे ये भी दिलचस्प है कि इस्लाम के नाम पर दुनिया भर से गाजा और फिलिस्तीन को समर्थन के दावे के बीच जॉर्डन और इजिप्ट ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या भारत में बैठे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में हमास के आतंकियों के साथ खड़े हो गए हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कट्टर सोच, मोदी का विरोध। और व्यूअर्स, अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डालते हैं कौम के नाम पर ग्लोबल एजेंडा ध्वस्त करने वाला विश्लेषण। पहला फैक्ट, गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। दूसरा फैक्ट क्या है? ईरान के सबसे पावरफुल नेता, धार्मिक नेता अयतुल्लाह खोमेनी ने कहा है कि दुनिया के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। यह कहा गया है, यह सीधे तौर पर कहा गया है। तीसरा फैक्ट, इजराइल में हुए नरसंहार पर खामोशी थी, गाजा के हमले पर खूब हंगामा मचाया गया। क्यों? आखिरकार इजराइल पर पहले अटैक हुआ, अटैक करने के लिए हमास के आतंकी गए थे, वो उनकी टेरिटरी भी नहीं थी, वो लोगों को डराने गए थे, बच्चों औरतों को बंदी बनाया गया। आज के दिन पे भी हमास के पास, गाजा के पास इजराइल के कई बंधक हैं। चौथा फैक्ट, भारत के कुछ नेताओं ने भी
गाजा वालों से रूहानी रिश्ता जोड़ डाला है। गाजा के कथित बहादुरों को भारत से सलाम भेजा गया है। क्या वो जो बहादुर है गाजा के, वो हमास के आतंकी हैं? बढ़ता हूं आगे, पांचवा फैक्ट, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए और रिकॉर्ड भी करिए। पांचवा फैक्ट, जॉर्डन और इजिप्ट ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर रूहानी रिश्ता है, अगर धार्मिक मामला है, तो ये इस्लामिक देश क्यों नहीं दरवाजा खोलते? इस दुनिया में 57 इस्लामिक देश है। पॉइंट नंबर 2 पांचवें फैक्ट के अंदर, इस दुनिया में 57 इस्लामिक देश है और एक ने भी फिलिस्तीनियों को शरण नहीं दी है। पॉइंट यही है कि 57 इस्लामिक देश हैं और बहुत मजबूत देश हैं, आर्थिक तौर पर उनमें से कई मजबूत देश हैं, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन एक ने भी फिलिस्तीन के लोगों को क्या राहत दी? और मैं आपको आंकड़ा दूंगा कितने लोग हैं फिलिस्तीन के। अगर 57 इस्लामिक देश ले ले तो कुल 35,000 लोग एक देश में नहीं आ पाते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, बड़ा सवाल क्या है? गाजा और फिलिस्तीन के लोगों से प्यार, तो साथ रखने से क्यों है इनकार? और भारत में कुछ लोग इसी वजह से मोदी विरोध का एजेंडा बड़ा कर रहे हैं, कट्टर कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ असीम वकार है, आज प्रवक्ता AIMIM के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉग है, लीडर है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ हाफिज लोन है, वकील है, कश्मीर से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है, रॉ के साथ काम कर चुके हैं। सीधा सवाल मेरा यह है, सुधांशु त्रिवेदी, गाजा के वीरों को सलाम भेजा जा रहा है हिंदुस्तान से, दुनिया भर के मुसलमानों का नाता गाजा और हमास के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक देशों में से एक भी देश फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है, उल्टा दरवाजा बंद कर लिया है। देखिए, मैंने बचपन में कई बार जो मुस्लिम भजन होते वो भी सुने थे, तो उसकी एक लाइन याद आ गई मुझे आपकी बात सुन के। अरे ये नई बात मोमिनो सुनो, ये जरूरत नमाज की आदत, हाँ, और जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी एक लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये गाजा स्ट्रिप के आसपास के जो 7-8 मुस्लिम देश हैं, उनका दामने रहमत खुल क्यों नहीं रहा उनके लिए? मतलब जो लोग उर्दू में समझ पा रहे हैं उनके लिए दामने रहमत का होता है कि अपना हृदय खोल देना, हृदय दया के द्वार हृदय के खोल देना। न इजिप्ट के खुल रहे हैं दया के द्वार, न जॉर्डन के खुल रहे हैं, न सीरिया के खुल रहे हैं, न लेबनान के खुल रहे हैं। हां, वो तो उनके साथ किसी प्रकार की यारी निभाने के फेर में नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चंद कट्टरपंथी मुसलमानों की सियासी सौदागरी के लिए मारामारी करने के लिए तैयार है। यह अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और मेरा यह मानना है, वास्तविकता में यह लड़ाई कोई मुसलमान बनाम यहूदी की नहीं है, भारत से तो कोई मतलब नहीं है, इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। देखिए, अभी G20 हुआ था जिसमें कि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनने की बात हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज साथ में थे और इजराइल के हाइफा बंदरगाह से यूरोप तक एक डील होने वाली थी, जिसमें कि सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होने जा रहा था, क्योंकि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इससे प्रभावित होने वाला था। आपने देखा यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी, इजराइल को संयुक्त सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। अब तो इस्लामिक वर्ल्ड के जो दूसरे ध्रुव थे, यानी टर्की और ईरान, तो उन्होंने, चूंकि टर्की ईरान जो है वो शिया है तो सऊदी अरब सुन्नी है, इसलिए उसकी कभी उससे पटरी नहीं खाती, तो उन्होंने हमास के द्वारा सोचा कि इस खेल को बिगाड़ कर इस्लामिक वर्ल्ड की अस्मिता के मुद्दे पे ले आए ताकि ये डेवलपमेंट का इश्यू रुक जाए। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसको मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, तो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात में तो हमास एक आतंकवादी संगठन है। अब मेरी समझ से बाहर है कि जहां पे आपका सबसे मुकद्दस स्थान मक्का और मदीना है, अगर वो देश इनको आतंकवादी मान रहा है, तो भैया आप जो है काहे उनके साथ इतने ही मानवतावादी नजर आ रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। और कुछ नहीं है, आदत नहीं बदली है, 100 साल हो गए। 100 साल क्यों बोल रहा हूं? टर्की की खलीफत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हुई थी। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था कि खलीफा को दिल्ली टर्की के दोबारा रिस्टोर किया जाए,
और विनम्रता से कह रहा हूं, गांधी जी ने भी समर्थन किया था, इसलिए कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। तब भी मुसलमानों की भावनाएं भारत के बाहर जोड़ी थी और नुकसान हुआ था 30 साल बाद देश का विभाजन। आज भी इनको कोई मतलब नहीं है देश का 20 साल 25 साल के बाद क्या होगा। अरे अपनी राजनीति ठीक हो जाए, 2-4-5 साल की सत्ता आ जाए, उतना काफी है। चाहे उसकी कीमत देश को चुकानी पड़े, चाहे मुस्लिम समाज की इमेज को चुकानी पड़े। एक असीम वकार, देखिए जो इस समय मजबूत फैक्ट है वो ये है कि ईरान के सबसे पावरफुल धार्मिक नेता ने कहा है कि दुनिया के मुसलमानों को अब कोई रोक नहीं पाएगा इसके बाद, लेकिन कोई अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। भारत में कोई रूहानी ताकत के साथ इसको जोड़ रहा है, कोई मोदी विरोध के साथ जोड़ रहा है, और कोई तो कह रहा है मोदी ही जालिम है। क्या आपको लगता है कि कट्टर सोच को बढ़ावा देने का एक एजेंडा मिल गया है हमास ने जो आतंकी हमला करा इजराइल पे? स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी सोच के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, मैं अपनी सोच के हिसाब से पॉलिटिक्स करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि इतना जुल्म हो रहा है, जॉर्डन भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है। अमेरिका यही तो दबाव बना रहा है। अमेरिका जो आ रहा है, बाइडेन साहब आ रहे हैं, वो जाके बात भी यही करेंगे। उनका जो मेन एम है वो ये है कि हम अटैक करेंगे, जुल्म और ज्यादती की इंतहा पार करेंगे, और बाद में दुनिया को बताएंगे कि देखिए मिस्र और जॉर्डन और फला ढमक अपने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, वो ब्रदरहुड नहीं दिखा रहे हैं, वो मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और फिर बॉर्डर खुलवा देंगे और मुसलमानों को उधर भेज दिया जाएगा और पूरी जमीन खाली, उस पर कब्जा। आपका ये सपना है कि वो सब खाली कराए, कब्जा कर लिया जाए। तो खाली अकल सुधांशु त्रिवेदी जी के और इजराइल के थोड़ी ना है, अमेरिका की भी खाली अकल नहीं है, बाकी लोगों की भी अकल है। आप चाहते हैं कि जमीन खाली करा के उस पर कब्जा कर लिया जाए, आपका चेहरा बच जाएगा। जो आप नरसंहार कर रहे हैं, जो मैसेकियर कर रहे हैं। दूसरी बात अभी आपने एक बात कही कि ये यहूदी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा से बता दूं, आप लोग बार बार एक बात ये कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन का समर्थन कोई कर रहा है तो आप लोग उसको हमास से और आतंक से और पता नहीं काहे से जोड़े डाल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को बताने पर तैयार नहीं है कि भारत की सरकार ने भी आजाद फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हम भी वही कर रहे हैं। तो जो बात हम पे लागू होती है वो भारत सरकार से आपको, भारत की सरकार ने हमास का समर्थन किया है, और अभी आपने बोला बाइडेन, अभी एक सेकंड, अभी आपने बोला एक सेकंड, अभी आपने, मैं आप ही के पास आ रहा हूं असीम जी, 20 सेकंड आपके पास होंगे। अभी आपने बोला बाइडेन की अकल खाली है, इजराइल की अकल खाली है। आप कह रहे हैं कि इनमें किसी में अकल नहीं है, और अकल सारी ओवैसी साहब में है, आप में है, या फिर जो रजा साहब हैं उन्होंने बयान दिया है उनमें है, और ईरान में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी अकल खाली है। नहीं, मैंने ये कहा कि सिर्फ ये लोग अकलमंद थोड़ी ना है। भाई आप कह रहे हैं फिलिस्तीन का समर्थन करना आतंक का समर्थन करना है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं तो जनरल आदमी हूं, आम इंसान हूं। सुधांशु जी तो माननीय सांसद जी हैं, इनसे कह दीजिए कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया है, वो समर्थन वापस ले लें। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? अच्छा, एक सवाल सुधांशु, मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर मोदी कैसे जालिम हो जाता है, नरेंद्र मोदी कैसे जालिम हो जाता है, नरेंद्र मोदी के विरोध में क्यों नारे लगने शुरू हो जाते हैं? मामला हमास का है, मामला इजराइल का है, मामला पैलेस्टाइन का है, मामला गाजा का है, मोदी के विरोध में क्यों नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है? तो कट्टर सोच को बढ़ावा देकर भारत में मोदी विरोध बढ़ाया जा रहा है। पूछा है आपने? आप ही से सवाल पूछा सर, आप ही। नहीं, ये सवाल मुझसे पूछा? यस, असीम वकार। अच्छा, देखिए आप हैं, नहीं देखिए आप हैं जर्नलिस्ट, और जब जर्नलिज्म कोई करता है तो उसको ये पढ़ाया जाता है कि खराब या अच्छा, जो भी जैसी खबर है उसको दिखाओ जी, उसमें अपना परसेप्शन तय ना करो कि लोग इसके साथ खड़े हो या उसके साथ खड़े हो। पूरी दुनिया में, इवन यहूदियों तक, इजराइल तक में जो यहूदी हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ। मेरा सवाल न्यूयॉर्क में यहूदी जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े बड़े हाथ में पंफलेट लेकर, होर्डिंग्स लेकर चल रहे हैं।
कि नहीं, वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है। आप ये खबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फिलिस्तीन में बच्चे नहीं मारे जा रहे हैं? आप क्या खबर चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप बच्चे कोई कहीं खबर मारे नहीं जाने चला रहे हैं, चाहिए, ऐसा क्यों है? बच्चे कहीं नहीं मारे जाने चाहिए। लेकिन पहले बच्चे किसने मारे? पहले बच्चे किसने बंधक बनाए? पंगा तो पहले खुद हमास ने लिया ना। कौन किसके घर में घुसा था? बाप बताइए ना। किसी के घर में घुस के उसकी औरतों और बच्चों को उठा के लेके जाओगे, उनके लोगों को बंधक बताओगे, तो वो क्या करेंगे बदले में? उनके पास हिम्मत है अब ढाल बनाकर हमास औरतों और बच्चों को आगे कर रहा है। सर जी, मैं एक सेकंड, सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड असीम वकार, सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु 40 सेकंड रिप्लाई टू असीम वकार। हाँ बिल्कुल, देखिए असीम वकार साहब ने जो बोला वो आधा सच छुपाने की सेकुलर बीमारी का। कैसे? देखिए साहब, भारत सरकार की नीति यह है, पूरा वाक्य बोलिए, कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं, परंतु इसका समाधान इजराइल के साथ वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण वातावरण में। अब न वार्ता रह गई न शांति रह गई, ये तो आतंकवादी कार्रवाई हो गई, तो पूरा आधार ही बदल गया। पूरी बात क्यों नहीं बोलते भाई? हमने थोड़ी कहा कि हमास की आतंकवादी घटना का हम समर्थन करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मान्यवर, ये बता दीजिए कि हमास को तो मैंने बताया कि तमाम मुस्लिम देश आतंकवादी मानते हैं। हमास तो पीएलओ के खिलाफ लड़ रहा था 87 से 2006 तक। और मैं एक फैक्ट बता दूं लोगों को, देखिए जानते क्या होता है, ये जो शांति के कबूतर उड़ाने की सियासत होती, कई बार किसी देश को कितनी महंगी पड़ जाती है। जो आपने कहा, इजराइल ने उसको माना। 2005 में एरियल शेरन की सरकार ने गाजा को इंडिपेंडेंट किया, वहां से अपनी बस्तियां हटाई और उन्होंने यह अपेक्षा की कि अब यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद हमास ने चुनाव जीता। 2006 में चुनाव जीतने के बाद कोई चुनाव ही नहीं हुआ 17 साल से, खत्म। और वहां आतंकवाद के अड्डे बन गए। यह भारत के लिए भी एक सबक है कि जो लोग शांति वार्ता का मुखौटा लगा के आते हैं, उनके पीछे का आतंक। ठीक है, असीम वकार का जवाब जरूरी है। असीम वकार, आपने बोला कि आपको अपना एंगल नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बोला कुछ लोग मोदी विरोध में हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान है ना, जो दिखा रहा हूं मैं इस समय, बताइए। नहीं, मैं देखिए, अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की। इन्हीं ने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शमोन ने 2005 में गाजा स्ट्रिप को आजाद करने की बात की। आप भी आधा सच बोल रहे हैं। गाजा स्ट्रिप, जो गाजा इलाका है, वो मिस्र की भूमि है और 1967 में अवैध तरीके से फोर्सफुली गोला और बारूद लेकर घुसकर आतंकी हमला करके मिस्र की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। दैट वाज द टेररिस्ट एक्टिविटी। वो थी आतंकवाद की घटना। जी। आप दूसरे की जमीन पे घुस जाएंगे। शार्प रिप्लाई सुधांशु, शार्प रिप्लाई, देन विवेक श्रीवास्तव, बाद में एहसान करेंगे। ओके, देखिए अब मैं अदब से कहूंगा, सुनिए अब असीम वकार साहब, बुरा मत मानिएगा, आप आधा सच नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। 1967 में सिर्फ गाजा स्ट्रिप पे ही कब्जा नहीं किया था, इजराइल ने पूरे नॉर्दर्न इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 67 के बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है अमेरिका के समझौते में, जिसमें कि इजराइल सिनाई डिजर्ट वापस कर देता है इजिप्ट को और इजिप्ट गाजा पर इजराइल का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है और इजराइल को देश के रूप में मान्यता देता है, जिसकी वजह से अनवर सादात की 81 में हत्या हुई। तो अब मैं कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक युद्ध था जिसमें एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन में इजराइल ने 180 जहाज इजिप्ट के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एक दिन में पूरी एयरफोर्स को क्रिपल्ड कर दिया था। जनाब, एयरफोर्स की बम्बार्डिंग आप कह रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी? कुछ भी मत बोलिए जनाब, थोड़ा सोच समझ के। इजिप्ट ने तो मान लिया कि गाजा उनका, सिनाई हमारा है। आप लड़े पड़े। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, बहुत जबरदस्त बीमारी हो गई है। देखिए 157 इस्लामिक देश है जो दरवाजा इनके लिए खोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस देश में मोदी के विरोध में, या फिर कहें तो मोदी से इतनी नफरत करते हैं कुछ लोग कि वो मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में जा सकते हैं। और हमने तो देखा है कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान के नेताओं की शरण में चले गए थे।
कहा था मोदी को हराने के लिए, हटाने के लिए आप लोग साथ आओ। अब कांग्रेस के एक नेता खुद कह रहे हैं कि मोदी से इतनी नफरत है कि हमास की शरण में जाने को तैयार है। जवाब दीजिए, आपका इंडिया अलायंस है तो इंडिया अलायंस हमास की शरण में चला जाएगा क्या? जो बकौल कांग्रेस नेता बयान है उनका, ये नहीं देखिए, नहीं, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है। ये ना कांग्रेस का, ना INDIA का, ना किसी घटक दल का कोई ऑफिशियल बयान है। इट इज जस्ट ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है, वो जाने। ऐसे थोड़ी ना है। 70-75 साल तक अनेकों सरकारें इस देश में रही हैं। कांग्रेस की रही है, आपकी तीसरे मोर्चे की रही है, IK गुजराल की रही है, देवेगौड़ा आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, सब सारी सरकारें रही हैं, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये तो 2014 के बाद हम लोगों को एंटी नेशनल बोला जाता है आज। ये तो आप ही के साथी है भाई, ये तो आप ही के साथी है। वो कहते हैं मोदी से इतनी नफरत है। विवेक जी, बड़ा मैं बहुत सम्मानजनक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मोदी से इतनी नफरत है, बड़ी स्टेटमेंट है, मोदी से इतनी नफरत है कि हमास की शरण में जा सकते हैं विपक्षी दल। नहीं, कोई किसी की शरण में नहीं जाता है। एक फॉरेन पॉलिसी नाम की चीज है। सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं सत्ता में रह चुकी हैं, देश चला चुकी हैं, देश चला है और प्रगति के रास्ते पे चला है हमेशा। इस बात को समझिए। तो ये कह देना कि भाई भारत का इंडिपेंडेंस 2014 में हुआ है और उसके बाद से ही भारत ने प्रगति करी है, ये गलत है। इंडिया अलायंस दूसरी बात, एक ऑफिशियल इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? ये बात तो असद ओवैसी ने भी नहीं बोली कि हमारा रूहानी रिश्ता है। ये इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? नहीं, उनका भी समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, एक लीडर ने उनका ये बयान है, बताइए आप। एक नहीं, वो उनका एक इंडिविजुअल अपना एक बयान है, उनकी पार्टी उनसे पूछेगी। कांग्रेस का साथ दिया था मौलाना तौकीर रजा ने, वो कह रहा है हमास आतंकी संगठन नहीं है। बताइए क्या करिएगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जो सुधांशु त्रिवेदी कहना चाहते हैं वो गलत है। ये लोगों को पैलेस्टीन, हमास, इजराइल और इस्लामिक वर्ल्ड चारों चीजों में उलझा करके कंफ्यूज कर रहे हैं। पैलेस्टीन एक अलग इशू है, हमास उसके अंदर एक एंटिटी है। खुद उन्होंने भी बोला किस तरीके से इजराइल ने हमला किया और इजिप्ट के ऊपर उसके लैंड को अक्वायर किया। विवेक जी, आप बहुत दानिश्वर प्रवक्ता नहीं, मैं सवाल से नहीं भाग रहा। आप एक व्यक्तिगत नेता के कमेंट को INDIA की लाइन ना माने। कांग्रेस की CWC ने जो पास किया है उसको सुने, जो फॉर्मल स्टेटमेंट कांग्रेस वर्किंग कमेटी का है उस पे बात करें ना। आप एक कोई भी नेता कहीं खड़ा होकर के, इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, अब व्यूअर्स स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। मैं RSN को लेके आऊंगा। सुधांशु, व्यूअर्स, मैं आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूं। इस देश में आतंक का समर्थन पॉलिटिकल पार्टीज ने कब कब किया है, उसकी सबसे बड़ी बानगी देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। यह तस्वीर पुरानी है लेकिन सोच आज भी जिंदा है। यह तस्वीर है साल 2005 की। साल 2005 की तस्वीर है। ओसामा बिन लादेन के हूबहू के साथ लालू प्रसाद यादव बैठे और चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। यह क्या मायने दिखाता है? और आज की तारीख में 2024 का चुनाव जीतने के लिए क्या इस देश के नेता हमास के समर्थन में खड़े हो जाएंगे? ये मूल सवाल है। ये तस्वीर 2005 की है, लेकिन ये मैं बात अब 2023 की कर रहा हूं, जिसमें कांग्रेस के एक नेता आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी से इतनी नफरत है, हमास की शरण में जाएंगे? ये शरण में आपको दिख रहे हैं किसकी? तस्वीर अपने आप में बोल रही है। 2005 साल की तस्वीर है ये। बोलिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीर बोल रही है। 2005 में इलेक्शन कैंपेन के अंदर लालू प्रसाद यादव ओसामा बिन लादेन के लुकलाइक के साथ घूम रहे हैं। क्या ओसामा बिन लादेन के नाम पर हिंदुस्तान का मुसलमान क्या वोट करेगा? क्या सवाल है ये? क्या लगता है इन नेताओं को? ये सवाल मैं पूछता हूं, क्या हमास के नाम पर हिंदुस्तान का मुसलमान वोट करेगा? नहीं। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को वोट करना होगा तो वो अब्दुल कलाम के नाम पे वोट करेगा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को वोट करना होगा तो वो अब्दुल हमीद के नाम पे वोट करेगा। सवाल बड़ा सीधा है। RSN सिंह, ये आखिरकार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर कोई 57 इस्लामिक देश अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम अपनी पॉलिटिक्स को नीचे गिराने को तैयार है। और ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेता ने बोला है कि लोग मोदी के इतनी नफरत करते हैं, ये हमास की शरण में चले जाएंगे। नहीं, आपने सही कहा। बिहार के दो मुख्यमंत्री पाकिस्तान का दौरा किए। क्या बॉर्डर है आपका पाकिस्तान से, बिहार का? इनसे पूछ लीजिए। नेपाल के तराई के भी शहरों को ये नहीं जानते होंगे अच्छे तरीके से। लेकिन ये माफ कीजिएगा, नेपाल के शहरों को भी अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, तराई के शहरों को। लेकिन पाकिस्तान क्यों जाना? क्योंकि ये समझ लीजिए अमीश जी
कि पाकिस्तान इज नॉट ए टेरिटरी, पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजी। पाकिस्तान एक विचारधारा है जो कि बिल्कुल भारत के अंदर में ज्वलंत है, और वो इसलिए पाकिस्तान जाते थे। मुझे तो हैरानी थी, पता नहीं वहाँ से क्या कौन सा स्टेटस लेने आए थे वो, कौन सा पैसा लेने गए थे वहाँ से, क्या सेक्युलरिज्म का पार्ट सुनने गए थे। आप मुझे बता दें वहाँ क्या सीखने गए थे। सिर्फ इसलिए गए थे कि पाकिस्तान जाने से यहाँ का मुसलमान खुश होता है, वरना एक बिहार के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। उसका तो बॉर्डर नेपाल से है, ये कभी एक नेपाल नहीं जाते हैं क्योंकि वो तो उससे कोई वोट बैंक का रिश्ता है नहीं। दूसरी बात आपने कही ये रूहानी रिश्ता, ये रूहानी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, समझिए सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम को, कि जब भी कुछ होता है, गाजा में कुछ हुआ तो एक उन्माद जगता है गजवाए हिंद का। अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता है। सद्दाम हुसैन निकला, अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता है। अयतुल्ला खुमैनी, मैं उस समय छात्र था नेशनल डिफेंस एकेडमी में, मुझे याद है, और मैं पूना में जगह जगह हर चाय के दुकान में मैं उस समय, अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद ओसामा बिन लादेन आया, अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता। अब हमास आया है, हमास आया है, अब ये घोड़ा कहीं नहीं रुकेगा। रही बात मोदी साहब के, इनको क्यों घसीटते हैं, तो क्या साहब आए करके आप हमास के शरण में आज जा रहे हैं, इसके पहले लश्कर तोयबा के शरण में गए थे। ये मणिशंकर अय्यर जो गए थे पाकिस्तान और वहां जो मदद मांगी थी, उस मदद का क्या उन्हें कोई वित्तीय, डिड ही आस्क फॉर फाइनेंशियल हेल्प और डिप्लोमेटिक क्लाउट? नो, इट वाज अ क्लियर मैसेज दैट प्लीज हेल्प अस इन एलिमिनेटिंग मिस्टर मोदी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, एलिमिनेट करो नरेंद्र मोदी को, और ये बात आपको बता रहा हूं, ये आप बड़ा अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। यस, मेरा पॉइंट, यस, व्हाई, यस, आई एम 100% सर्टेन ऑफ व्हाट हिंदी का प्रयोग करें। और ये भी जी, और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी जब पटना में अक्टूबर 2013 को जब हमला हुआ था नरेंद्र मोदी के सभा में, यहां भी ऐसा नहीं था कि यहां के लोगों को पता नहीं था। यू कैन हैव अनदर प्रोग्राम विथ मी नहीं ऑन दिस इशू। ठीक है, वो विषय कोई और है। ओके ओके, हाफिज लोन इंतजार कर रहे हैं। दैट द न्यू अबाउट दिस प्लॉट। हाफिज लोन इशरत जहां को किसने ये किया था? मोदी को मारने के लिए। हिंदू टेरर, मोदी का धुर विरोधी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का विरोधी है। वो कह रहा है कि नफरत इतनी ज्यादा है नरेंद्र मोदी से, इतनी ज्यादा नफरत है कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में जाया जा सकता है। और जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं आरएसएन, उसका जवाब एक सेकंड आरएसएन, हाफिज लोन को बोलने दीजिए 40 सेकंड, देन आई विल कम बैक टू यू। हाफिज लोन, रिप्लाई टू आरएसएन। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, वाजपेयी जी हो, सबका यह मानना था कि मिडिल ईस्ट में अगर शांति चाहिए तो पैलेस्टाइन के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये वाजपेयी जी का भी मानना था, एक प्रिंसिपल स्टैंड हमारे देश का था। सर, मेरे और उसके साथ साथ जो हमारी परंपरा है, वैल्यूज है, इथॉस है, प्लीज मुझे रोकिएगा नहीं, 1 मिनट दे दीजिएगा जी। हमारा जो कल्चर है, प्रिंसिपल स्टैंड है कि कहीं पर अगर हम मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, अगर विश्व में कहीं पर भी किसी भी जगह पर छोटे मासूम बच्चों को पानी बंद किया जाता है, बिजली बंद की जाती है, कोई अगर जख्मी है उसका चिकित्सा उसको चाहिए और वो उस पर आप बम्बारमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है हम सबको वो परंपरा सामने रखते हुए जो भारत का रहा है स्टैंड, हमें ये कहना चाहिए कि जो पैलेस्टाइन के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, आप तो उसके साथ उस जुल्म के खिलाफ आरएसएन का जवाब जरूरी है, सामने रखनी होगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पैलेस्टाइन के लोगों के साथ जाति होती है तब आप चुप रहते हैं। आर दे चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड? ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके आरएसएन, ये परंपरा को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं बस मुकम्मल कर रहा हूं, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, लेट आरएसएन रिप्लाई, देन ओके ऑडियो डाउन करिए, आरएसएन का 30 सेकंड का रिप्लाई, देन 40 सेकंड, देन 30 सेकंड
मिस्टर लोन, RSN, आप कृपया आप एक किताब पढ़ ले, मूसा यूनिस की किताब, द सन ऑफ हमास। उनके पिताजी शेख यूनिस जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हमास, और उसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है हमास के बारे में, उसने बड़े नजदीक से देखा। उसने कहा कि पैलेस्टीनियन बच्चों को गाजा में यह सिखाया जाता है कि इनोसेंट की जान लो, इनोसेंट की जान लो, और बिना इसके साथ कोई बहस नहीं करनी है। अमित देवगन जी, मैंने इससे पहले भी कहा है, किसी पढ़े लिखे आदमी को लाया करिए, ऐसे किसी को भी आप विशेषज्ञ सामने रखते हैं, इसके साथ मुझे कोई बहस नहीं करनी है। आप पढ़ ले, मुसाब हसन यूसुफ की किताब है, पढ़ने को कह रहे हैं। पता नहीं क्या अनपढ़ लोगों को लाते हैं, उनको लैंग्वेज, इसको एबीसीडी नहीं पता है। आप देखिए ना, रिसर्च करिए, ये आदमी हमेशा रखता है, कुछ ध्यान में रखा होता वही सामने रखता है। आपको दम है तो अपने उनको विड्रॉ करिए। जो आप पहली बात, तेरे पिताजी ने तुमको बोलने का तरीका नहीं सिखाया है। तुम्हारे पिताजी ने, मैं आप करके बोल रहा हूँ, तुम कर रहा है। तुम्हारे पिताजी ने तुमको बोलना, चलो पिताजी ने, तुम्हारे वालिद साहब ने तो सिखाया होगा, बार्बरिज्म, और आप तुम्हारे वालिद साहब ने सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। मैं आप करके बोल करता हूं क्योंकि मेरे बाप ने मुझे आदमी संस्कार दी थी, लेकिन तुम्हारा वालिद ने तुमको बताया नहीं। कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तरीका नहीं है। लोग हमास के हिस्सा लेते हो तो तमीज से बात किया करो। देखिए RSN लोन कह रहे हैं कि हमारी परंपरा नहीं है, हम वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं। अरे सर पूछिए ना, ये 46 के इलेक्शन में किसके लिए वोट दिए थे? पूछिए, टेल हिम टू क्रॉस हिज हार्ट एंड से कि 1946 इलेक्शन में किसको वोट दिया था? हाथ रख के जवाब दीजिए मिस्टर लोन। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या महात्मा गांधी के लिए वोट दिया था? इस वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इलेक्शन की 46 में। अरे अमीश देवगन जी, पहले आप माफी मांगिए। क्या सारे लोग आप पे हंस रहे हैं? देखिए ना, सारे लोग कह रहे हैं, मूर्ख बैठे हुए वहां पर कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन के लोगों को पड़ोसी देशों, मुसलमान देशों में जाना चाहिए। उनकी जमीन, उनकी भूमि, आर यू आउट ऑफ माइंड? आपको चिकित्सा की जरूरत है जो ऐसी बात करेगा। आप दिमाग, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। यहूदी लोग कहां के रहने वाले हैं? अपनी जमीन को छोड़े, इनसे पूछिए कि यहूदी लोग कहां के रहने वाले हैं? एक सेकंड। 57 मुसलमान देश, इस्लामिक देश एक अपना दरवाजा नहीं खोल रहा। ताजा खबर यह है, ताजा जानकारी यह है कि जिस तरह से दरवाजे बंद करे हैं दो मुल्कों ने, 57 इस्लामिक देश हैं, जॉर्डन और इजिप्ट ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, और ये रूहानी रिश्ता बता रहे हैं। अब किसका दिमाग सही है, किसका दिमाग खराब है, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसका दिमाग सही दिशा में काम नहीं कर रहा, वो देश और दुनिया को सबको पता लग रहा है। एक अंतराल के बाद वापस आता हूं बहुत बड़ी खबर के साथ। आर पार आप देखते रहिए। इस वक्त जब इजराइल में किसी भी दिशा से कोई भी मिसाइल दस्तक दे रही है, किसी भी हथियार की ताकत इजराइल के जवानों को टारगेट कर रही है। जब हमास की अचूक मिसाइलों के निशाने पर तेल अवीव है, जब हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल फतेह की कसम खाई है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल जाने का फैसला किया है।
और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेतन्याहू पहले भी इजराइल यात्रा के लिए बुला चुके हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाइडेन का प्लेन कभी भी इजराइल की जमीन पर लैंड कर सकता है। इजराइल हमास के बीच छिड़ी इस जंग में इजराइल को अमेरिका सैन्य और वित्तीय मदद पहुंचा रहा है, तो इजराइल के साथ संबंध रखने वाले बाकी देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इजराइल में अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद सुपर पावर ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नागरिकों के हत्यारों को इस जमीन पर रहने नहीं दिया जाएगा। आतंकवाद को इजराइल में जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। हमास का वजूद मिटा दिया जाएगा। President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. बाइडेन के ऐसे वक्त में इजराइल जाना खतरे से खाली नहीं है, जब हमास के हमलों के बाद नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक को बंकर में छिपना पड़ा था। इसलिए बाइडेन के साथ आ रहा है 2000 कमांडोज का वो कवच जो न सिर्फ बाइडेन और उनके अधिकारियों को सुरक्षा देगा, बल्कि संकट काल में इजराइल के लोगों के लिए भी ढाल बनेगा, जो जंग के मैदान में रक्षक बनेगा, इमरजेंसी में स्वास्थ्य कर्मी बनेगा और जो विस्फोट की स्थिति में हालात को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। दो 2000 कमांडोज की ये पलटन बाइडेन के साथ ही इजराइल में लैंड करेगी या फिर बाद में, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन कमांडोज को 24/7 तैयार रहने के आदेश जरूर मिल चुके हैं। बाइडेन के बुधवार को इजराइल पहुंचने की बात कही जा रही है। बाइडेन के पहुंचने से पहले ही इजराइल को तीनों तरफ से अमेरिकी नौसेना के उस ब्रह्मास्त्र ने कवर कर लिया है, जिस पर हमास का न तो अटैक काम आएगा, न ही कोई मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर-4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर पहुंच चुका है। अमेरिकी नेवी के बेड़े के मुताबिक यूएसएस कार्टर हॉल और यूएसएस बाटन युद्धपोतों को ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है और अब यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना किया गया है। आइजनहावर यूएसएस गेराल्ड आर-4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही इजराइल के पास मौजूद है। President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी न किसी के साथ आ गए हैं। एक और जहां हमास को ईरान समेत कई इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस समेत कई बड़े देश हैं। बाइडेन भी अब इजराइल पहुंच रहे हैं और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक बाइडेन इजराइल की जमीन पर हैं। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बाइडेन जॉर्डन, फिर मिस्र और बाद में फिलिस्तीन के लिए रवाना होंगे। जंग खतरनाक होती चली जा रही है और सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में जब गाजा और पूरा इजराइल और फिलिस्तीन दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे असुरक्षित इलाका बना हुआ है, तो फिर ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव जाने की जोखिम क्यों उठा रहे हैं? अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां बाइडेन के इतने जोखिम भरे दौरे के लिए राजी क्यों हुई है? और सवाल का जवाब देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गाजा पर फाइनल अटैक में देरी क्यों?
नेतन्याहू को हमले से किसने रोका? जमीनी अटैक पर बाइडेन ने लगाया ब्रेक। इजरायल और हमास की जंग के बीच में सुपर पावर अमेरिका ने तेल अवीव में खूंटा गाड़ रखा है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी बार इजरायल पहुंचे हैं। वो खाड़ी देशों की यात्रा करने के बाद इजरायल पहुंचे हैं, यानी युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता तैयार करने की कोशिश में है। एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका की यही कोशिश है कि ये जंग अब आगे ना बढ़े और किसी तरह से इजरायल और हमास में समझौता हो जाए। लेकिन लगता नहीं कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ब्लिंकन के कहने पर रुकने वाले हैं और यही वजह है कि आनन फानन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेल अवीव पहुंचने का कार्यक्रम रख लिया। ब्लिंकन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो नेतन्याहू को रोकने के लिए जो बाइडेन को जंग के बीच में इजरायल पहुंचने की योजना बनानी पड़ी। अमेरिका के लिए इस समय सबसे जरूरी है हमास के पास बंधक बनाए गए अमेरिकियों और विदेशियों को सुरक्षित बाहर निकालना। यही वजह है कि इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव पहुंचने का फैसला किया। बाइडेन उस इलाके में दाखिल होने वाले हैं जहां पर हर रोज रॉकेट से अटैक हो रहे हैं, जहां पर ब्लिंकन को भी बम शेल्टर में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी, जहां हमास की मिसाइल आसमान में लगातार पहुंच रही है। और मंगलवार को तो इजरायल की संसद से नेतन्याहू और यार लैपिड समेत सभी सांसदों को भागना पड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बड़ी खबर, जरूरी खबर और इस वक्त पूरे देश की नजरें जिस खबर पर टिकी हुई हैं उससे शुरुआत करेंगे। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी महाजंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल आ रहे हैं। जो बाइडेन का दौरा ऐसे वक्त में है जब इजरायल पर हमास और हिजबुल्लाह लगातार ही बेहद घातक और अचूक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन धमाकों की आवाज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के कानों तक में गूंजी है और उन्होंने जान बचाने के लिए बंकर का सहारा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले इजरायल को अमेरिकी सेना ने अवैध किले में तब्दील कर दिया। इस वक्त जब इजराइल में किसी भी दिशा से कोई भी मिसाइल दस्तक दे रही है, किसी भी हथियार की ताकत इजराइल के जवानों को टारगेट कर रही है, जब हमास की अचूक मिसाइलों के निशाने पर तेल अवीव है, जब हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल फतेह की कसम खाई है, ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल जाने का फैसला किया है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सीधा उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट आया है और यह इजराइल दौरे से पहले आया है। इजराइल यात्रा से पहले का यह ट्वीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है, यह कहा है बाइडेन ने, नफरत को अस्वीकार करना है। यानी उनका डायरेक्ट अटैक हमास पे है, यहूदी विरोधी
भावना नफरत से जुड़ी है, क्योंकि हमास ने बोला है, गाजा ने बोला है कि हम यहूदियों का सर्वनाश कर देंगे और हमारा टारगेट सिर्फ यहूदी है, टारगेट यहूदी है, इसीलिए यह बयान आया है। यह बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा देखते हैं मैजिक कॉल पे कौन कौन है हमारे साथ। सुधांशु त्रिवेदी है हमारे साथ, असीम वकार है, विवेक श्रीवास्तव है, लोन साहब है, आरएसएन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बाइडेन का यह बयान कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमास जैसे आतंकी संगठन ने यह कई बार बोला है कि सिर्फ इजराइल में ही यहूदी नहीं, दुनिया भर के यहूदियों को समाप्त करना है। देखिए समस्या क्या है कि चंद कट्टरपंथी मुस्लिम सिर्फ यहूदियों के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। भाई 9/11 में कोई यहूदी थोड़ी थे। क्रिश्चियन से लड़ाई लड़नी है यूरोप में, कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़नी है चाइना में, बौद्धों से लड़ाई लड़नी है म्यांमार में, ये श्रीलंका में काहे जाके बम विस्फोट हुए थे भाई चर्चों में, उनसे लड़ाई लड़नी है। फिर कहते हैं हिंदुओं से लड़ाई लड़नी है यहां पर भारत में। तो भाई एक बता दो, रूसियों से लड़ाई लड़नी है चेचेनिया में, सर्बों से लड़ाई लड़नी बोस्निया हर्जेगोविना में, अफ्रीकियों से लड़ाई लड़नी इथोपिया में। तो मान्यवर ये दुनिया में लड़ने वाली दूसरी पार्टी जो भी हो, पहली पार्टी आप काहे बने रहते हैं भाई? ये मानसिकता से बाहर निकलिए। ये एक मनोरोग हो गया है कि हम इससे लड़ेंगे, इसको मिटा देंगे, उसको मिटा देंगे। और हकीकत देख लें तो सबसे ज्यादा बर्बादी मुस्लिम देशों की होती जा रही है। अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, इराक बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, लीबिया बर्बाद हो गया, यमन बर्बाद हो रहा। बर्बादी की बारत अपनी लिख रहे हैं और जी हम सबको बर्बाद कर देंगे। और एक फैक्ट भी मैं कह देना चाहता हूं, जो अभी बहुत आपत्ति कर रहे थे लोन साहब और असीम वकार साहब। देखिए हमास का फाउंडर था अहमद हसैन, और इनके जो बेटा था हुसैन यूसुफ, जिसके विषय में आरएसएन साहब बता रहे थे। मैं दर्शकों से कहता हूं किसी की बात पे यकीन ना करें, जो आरएसएन सिंह साहब करें साबित हो जाएगा, जाके चेक करिए। उसने किताब लिखी है सन ऑफ हमास 2010 में। यानी जो हमास के फाउंडर अहमद हुसैनी का बेटा है, उसने लिखा है कि उसके दिल में कितनी नफरत हो गई कि गरीबों को, मजलूमों को मरवाओ और उसके बाद उसके ऊपर राजनीति करो। वो अपने बाप से रिवोल्ट करके चला गया। वो अपने बाप को बाप मानने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान में बैठे लोग चंद वोटों की सौदागरी के लिए उनको बाप बनाने को तैयार हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से शर्म की बात नहीं हो सकती। और इजराइल से एक दूसरा सबक लेना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कितने आंदोलन चल रहे थे, सड़क पे जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। विवेक जैसे ही घटना हुई, अपोजिशन ने कहा कि सारी चीजें कैंसिल। विवेक 30 सेकंड्स शार्प रिप्लाई। हाँ तो सुधांशु जी बिल्कुल गलत बोला है सुधांशु त्रिवेदी ने। इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई ऐसा देश है जिसकी वजह से मैक्सिमम वायलेंस फैली है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जबरदस्ती इस्लामोफोबिया को सुधांशु त्रिवेदी फैलाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्या मुसलमान थे उसमें इन्वॉल्व? वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, मुसलमान थे। इराक को ध्वस्त किया, तालिबान को कम्युनिस्ट रशियंस के खिलाफ क्रिएट किया। किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया। और आज भी यूक्रेन और रशिया को भिड़वाया है। अमेरिकी प्रेम को त्याग दीजिए, पूंजीवाद को त्यागिए। समाजवादी देश है भारत। अमेरिका की दलाली करके इस देश को बेचिए मत। आप मुसलमानों इस्लाम कुरान से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं और इतना ज्यादा नफरत के बीच यहां बोलने आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि मोदी से नफरत सुधांशु जवाब 30 सेकंड हमास की शरण में कोई नहीं जा रहा, तो अमेरिका की शरण में भी मत जाइए। बात तो यहां हमास की 1948 के नक्शे में ले आए। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। अरे भाई मैं जवाब दे दूं, विवेक जी आप बोल चुके। मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? चाइना। कि मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी साफ, मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, रमजान नहीं रख सकते, और तोप लगा के मस्जिदें सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रीज में उड़ाई गई हैं। रशिया हो, चाइना हो, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड। झूठ की इंतहा होती है विवेक जी बोलने की। और मैं एक बात कहूं, एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, प्रतिबंधित। अगर आप कह दीजिए मैं कम्युनिस्ट हूं, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अरे अजब है साहब। और उसके बाद जाके समर्थन करते हैं, अन्यथा नहीं होते। इसको शब्दशः मत लीजिए। इनके ऊपर तो वो कहावत लागू होती कम्युनिस्टों की, जब सारे मुसलमान आतंकवादी हो गए। ऐसा लगता है 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखें। बोलो भाई,
ये कहा है कि नहीं? कोई चाइना तमाशा ने नहीं। किसी मस्जिद जिस दिन में अमरीकी गुंबद नहीं हो लपेटेंगे सकता हिंदुस्तान को, आप कोई इमाम के नाम कारण नहीं रख और सकता फॉरेन पब्लिकली के कारण आपको मोहम्मद समझ साहब का आएगा। नाम नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। नफरत तो उनकी है और तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं और यहां के ज्ञान दे रहे हैं भाई। किसी ने कुछ नहीं किया है। वो भी ये अमरीकी क्या बात कर रहे हैं? उइगर मुसलमानों के साथ क्या करा चाइना ने? हाँ, सारे उइगर मुसलमानों के साथ क्या करा चाइना ने? इन्वॉल्व रहता है, थोड़ा तो पूरी फैक्चुअल पृथ्वी बोले जानती है, चर्चा लेकिन के अंदर। आपको मुसलमानों से खास प्रेम रहता है। समस्या यहां पर है, आप इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, 80-20 की राजनीति करते हैं। वोट के लिए हर आदमी जो सेकुलर है उसे आतंकवाद से जोड़ते हैं, हर पार्टी जो सेकुलर है आतंकवाद से जोड़ते हैं। गलत है ये। अच्छा एक बताइए, गलत है। गाजा के लोगों को और भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोले बोलते हैं आप। असाउद्दीन ओवैसी, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले कि मोदी के विरोध में इतनी नफरत करते हैं मोदी से कि ये हमास की शरण में जा सकते हैं। पाकिस्तान से समर्थन मांगे कांग्रेस के नेता जाकर, मणिशंकर अय्यर, और नफरत ये लोग कर रहे हैं, नफरत एक तरफा हो रही है। पॉइंट ये है, जो बात इस समय इंपॉर्टेंट है, मैं रुक करता हूं असीम वकार का। असीम वकार, असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है, इतनी चिंता हो रही है, तो गाजा जाके खुद लड़ाई लड़ ले, इतना उनको योद्धा दिख रहे हैं। तो कौन, किसने कहा है? वही वो असम सीएम घोटाला लगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। हाँ, वही जिन पर वाटर स्कैम का घोटाला लगा था, जिनको अमित शाह ने कहा था घोटालेबाज, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वही वाले हेमंता, जिनको बाद में बीजेपी ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया, वही घोटाले वाले हेमंता, वाटर स्कैम वाले हेमंता। सर हाँ ना तो बोल दीजिए, इतनी प्यार से बोल रहा हूं मैं। सुधांशु जवाब। अभी एक आपके वक्ता महोदय वसीम वकार साहब जवाब दे दो। हाँ, अभी वही जिनके लिए कांग्रेस और आप भी तो कांग्रेस में शामिल थे, उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं हुआ है। सुनिए, तरुण गोगोई ने कहा था कोई घोटाला नहीं हुआ। सुनिए सर, आपके बीच में बोला ही नहीं मैं, लेकिन हमारा कहना शक है और उन्होंने जो कहा है कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है, असद ओवैसी को गाजा में के लोग योद्धा नजर आ रहे हैं, तो वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर स्टेट रिएक्शन आपका। सर बात तो सुन लीजिए। जी सर बोलिए। बात तो सुन लीजिए सर। बिल्कुल। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह हम घोटालेबाज से मशवरा नहीं लेंगे, और ना वाटर स्कैम के घोटाले वालों से हम उनके मशवरे को मानेंगे। हमारा अपना स्टैंड है, हमारी अपनी अकल है। अभी आपके चैनल पर एक वक्ता महोदय कहने लगे कि एक मुख्यमंत्री जी पाकिस्तान चले गए। वो बहुत काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और बहुत चीख चीख के बोलने लगे। अब उनको ये पता नहीं है कि भारत सरकार के एक उप प्रधानमंत्री और एक वर्किंग प्रधानमंत्री भी चले गए, और बिना बुलाए चले गए, और शादी में चले गए, बिना कार्ड के चले गए, आम की पेटी लेके चले गए, शाल लेके चले गए। अब उन्होंने बताया ही नहीं। ये होता है परसेप्शन बनाना, बेवकूफ बनाना देश को, कि हमारी सुन लो बाकी किसी की ना सुनो। दूसरी बात, अभी आपने प्रमोद कृष्णन की बात आपने 2-3 बार की, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। सर उनको लड़ना है लोकसभा का चुनाव, और कांग्रेस उन्हें टिकट देगी नहीं, तो मैं तो मशवरा दे रहा हूं प्रमोद कृष्णन को कि ये सब बातें करने से बेहतर है कि फौरन के फौरन ओके आरएसएन कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। 20 बानों के बलात्कारियों को जाके संस्कारी कह के माला पिना दें। ओके आरएसएन कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। आरएसएन तब उनकी ज्यादा, तब उनकी शान ज्यादा बढ़ेगी। आरएसएन वांट्स टू कमेंट। मैं ये तूतू मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात बताइए अमिश जी कि आप डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए हमास का। सीधे उसका ओपनिंग डॉक्यूमेंट कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल इज आवर ऑब्जेक्टिव। आप कैसे शांति के साथ रह सकते हैं? आप कैसे रह सकते हैं? शांति के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप कहें कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। आप किसी व्यक्ति से जो यहां पैनल पे बैठे हुए हैं ना, इनसे एक बात कहवा दीजिए कि सभी धर्म, सभी मजहब पूजनीय हैं। ये बात भी ये नहीं कहेंगे, और ये शांति की बात करते हैं। फिर वो मुसाहिब हुसैन की बात में कहता हूं कि जो लोग दूसरे की जान लेना इबादत समझते हैं, और ये 1400 साल से देख रहा हूं, 1400 साल से ये हो रहा है। 1400 साल से दूसरे
हिसाब की से जान लेना ये अरे इबादत सुनिए समझते मिस्टर, हैं, सुनिए, उसके सुनिए, साथ सुनिए। शांति क्या हो ये सकती गलत है? सलत मत फैलाइए। आप तो ये 1400 बताने साल की कोशिश से कर रहे हैं 1400 साल से ये क्रिमिनल एंटरप्राइज इजराइल है। सबको आशीर्वाद देता है, इजराइल में धर्म का डंका बजता है। और असीम वकार, इजराइल असीम वकार, शांति असीम दूत वकार, है। असीम वकार, ऐसा कुछ असीम नहीं वकार, है। 10 सेकंड, It is असीम a वकार, असीम वकार। बिल्कुल 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 अरे एक श्रीवास्तव जी चलो 2 मिनट चुप रहिए। हमारा लोगों को और इजराइल श्रीवास्तव जी 2 मिनट चुप रहिए। असीम वकार ऑन स्क्रीन, असीम वकार 10 सेकंड, असीम वकार शार्प 10 सेकंड रिप्लाई, ऑल ऑडियोज ऑन, असीम वकार 10 सेकंड्स। देखिए जो दिल की गंदगी थी वो जबान पे आ गई, जो घिनौनापन दिल का था वो जबान पे आ गया। 1400 साल से कह रहे हो रहा है, लेकिन 1400 साल से पहले से इसी देश में दलितों को पानी नहीं भरने देखो देते ना, कुएं पर। खिलाफत मूवमेंट, इसी देश में दलित जब चलता तो सड़क हो जाती थी। पाकिस्तान किस इसी उसमें बना? देश में अरे दलित औरतों को गंदी सोच तो ये है, उनका तुम किसी के सीना साथ नहीं रह ढकने नहीं देते सकते थे। आप किसी के साथ इसी मुल्क शांति में रह ही नहीं सरदारों का सकते। नरसंहार हुआ, इसी मुल्क में फादर स्टैनली को उसके परिवार के साथ लेकिन अब वक्त है आर पार में सत्य और तथ्य का। यूरोपियन देश बेल्जियम के ब्रसल्स शहर में कल व्यूअर्स एक हमलावर ने सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में स्वीडन के 2 नागरिकों की वही मौत हो गई। यह हमलावर ट्यूनेशिया का रहने वाला है। हमले के दौरान 45 साल के अब्दे सालिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर कहा, क्या कहा सुनना चाहिए आपको। मैं अल्लाह का सिपाही हूं, हम अपने मजहब के लिए जीते और मरते हैं। तुम्हारे भाई ने बदला ले लिया। बीते दिनों स्वीडन में कुरान को जलाने का एक वाकया हुआ था, घटना हुई थी। माना जा रहा है कि अब्दे सालिम ने इसी का बदला लेने की बात करी है। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना बेहद गलत है, लेकिन बदले के नाम पर मासूमों की बेरहमी से हत्या करने की इजाजत दुनिया का कौन सा धर्म दे देता है? इजराइल और हमास के बीच युद्ध में भी तो आजकल यही तो हो रहा है। दुनिया जानती है कि हमास के आतंकियों का झुंड उनसे इजराइल पर ब्रूटल टेरर अटैक किया, लेकिन अब जब इजराइल पलटवार कर रहा है तो धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है दुनिया भर में। बीते दिनों हमने कई बार देखा यूरोप ने आंखें मूंद कर इंसानियत के नाम पर खाड़ी देशों और अफ्रीकी मूल के नागरिकों को अपने यहां शरण दी, अक़लियतों को शरण दी, मिनॉरिटीज को शरण दी। लेकिन अब यही यूरोपीय देश आए दिन सुलगते रहते हैं। इसी साल जुलाई में फ्रांस, याद है आपको, पेरिस समेत पूरे फ्रांस में हिंसा का जो नग्न खेल खेला गया उसे कौन भूल सकता है। दुकानें जला दी गई। उस वक्त उसकी आग आसपास के देशों में भी फैल गई थी। आजकल भी इन शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें देखकर समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सड़कें लंदन की है, पेरिस की है या फिर किसी मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश की। यानी इन देशों ने इंसानियत के नाम पर जिनकी मदद की, आज उन्होंने इन देशों की शांति को तहस नहस कर दिया है। यूरोपीय देशों के इस संकट पर मौलाना इमाम तौहीदी ने क्या कहा था, उसे मैं आज फिर रिवाइंड करके आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए जरा। You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. दूसरी तरफ ईरान जैसे देश हैं जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर जहर फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर मरने के लिए उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खोमेनी ने कह रहे हैं कि इजराइल नहीं रुका तो मुसलमान जरूर जवाब देंगे। दुनिया भर में करीब 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कहे कि गाजा में रहने वाले 20 लाख मुसलमान भाइयों को हम शरण देने को तैयार हैं। अगर 57 इस्लामिक देश 20 लाख लोगों को अपने यहां रख ले तो हर एक के हिस्से में, हर एक मुल्क के हिस्से में मात्र 35,000 की आबादी आएगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, उल्टे इन्हें मरने और मारने के लिए उकसाया जाएगा, इन्हें टेरर फंडिंग की जाती रहेगी। मैं ये सब हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि सत्य और तथ्य है कि जॉर्डन और इजिप्ट ने गाजा के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। अगर इतनी चिंता है उन्हें मुस्लिम भाइयों की तो दरवाजे खोल क्यों नहीं देते। इसलिए हमेशा मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कहता हूं, बहनों से कहता हूं कि सुनो सबकी और करो वही जो इंसानियत के लिए सही हो, भाईचारे के लिए सही हो। किसी के फायदे के लिए खुद का इस्तेमाल मत होने दीजिए।
अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए और सबसे पहले अपनी मिट्टी और अपने देश के बारे में सोचिए। देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये मिट्टी में ही आपको मिलना है आखिर के अंदर, तो इस मिट्टी से प्यार करना बड़ा जरूरी है, इसलिए किसी के भड़काने में मत आइए। फिलहाल इतना ही व्यूअर्स, नमस्कार। अगला कार्यक्रम अमन के